हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में ANC 01 जो कि है समुदाय के लिए पोषण, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आइए हम जानते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है मरासमस जिसे सूखा रोग कहते हैं एवं क्वाशियोरकार रोग की पहचान कैसे करें। देखिए, ये रोग कैसे होता है और इनके होने का क्या लक्षण है, किस विटामिन की कमी के कारण ये रोग होता है, ये सारे चीज़ों की जानकारी हम आपको इस प्रश्न में देंगे। इस वीडियो में कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन बताएंगे और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। आइए हम जानते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए देखते हैं। देखिए, मरासमत जिसे सूखा रोग भी कहते हैं, या मरासमत आ जाए या सूखा रोग आ जाए, ये दोनों एक ही है, ठीक है। एवं क्वाशियोरकार रोग, ये दोनों प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के नैदानिक लक्षण हैं। ये दोनों रोग जो है प्रोटीन ऊर्जा के कमी के कारण ही होता है। देखिए आगे, सबसे पहले जानते हैं मरासमत रोग होता कैसे है और क्यों होता है। देखिए, मरासमत जिसे सूखा रोग भी कहते हैं, यह 2 वर्ष से छोटे बच्चों में पाया जाता है। 2 वर्ष के जो छोटे बच्चे होते हैं, इसमें यह बीमारी ज़्यादातर होता है। वजह है प्रोटीन की कमी। इसका लक्षण देखिए, वजह 2 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे में होता है और वजह है प्रोटीन की कमी। इसका लक्षण, जिसको यह 2 वर्ष के कम वाले बच्चे में होता है, उसका क्या लक्षण है। पहला है मांसपेशियों का क्रिस होना, इंग्लिश में मसल्स वेस्टिंग, ठीक है। मरासमस का विशिष्ट लक्षण मांसपेशियों का बहुत अधिक क्रिस होना तथा त्वचा के नीचे वसा का कम या बिल्कुल ना होना। क्रिस्ता से हमारा तात्पर्य शरीर का क्षीण या दुबले होने से है। जो बच्चा ज़्यादातर दुबले दिखाई देते हैं वह यह रोग से ग्रसित होते हैं। देखिए आगे, इस रोग में छाती की पसलियाँ स्पष्ट दिखाई देने लगती है। वसा न होने के कारण त्वचा झुर्रीदार, विशेषकर कुल्हों के स्थान पर वह खुश्क हो जाती है, मतलब धंसा हुआ प्रतीत होता है। अतः मरासमत रोग से पीड़ित बच्चा हड्डियों का ढांचा भर रह जाता है। जिस बच्चे को देखते होंगे सिर्फ हड्डी ही दिखाई देता है, वह बच्चा यह मरासमत रोग यानी सूखा रोग से ग्रसित है। देखिए, यह रोग होने से होता क्या है कि न पनप पाना, उसका वृद्धि नहीं हो पाता है। मरासमत से ग्रस्त बच्चा उचित रूप से पनप नहीं पाता। वास्तव में बच्चा इतना अधिक कमज़ोर हो जाता है कि बच्चे के रोने पर भी उसकी आवाज़ नहीं निकलती है। जो मरासमत या सूखा रोग से ग्रसित है, वह बच्चा रोने पर भी उसका मतलब आवाज़ नहीं निकलता है, ठीक है। तीसरा है वृद्धि अवरोधन, वृद्धि न होना अथवा वृद्धि का रुक जाना मरासमत का अन्य मुख्य लक्षण है। देख लिए मरासमत। आइए आप जानते हैं क्वाशियोरकर बीमारी कैसे होता है, इसका क्या नैदानिक लक्षण है। देखिए, क्वाशियोरकर से ग्रस्त बच्चे की पहचान, जो यह रोग से ग्रसित होते हैं उस बच्चे का पहचान कैसे करिएगा आप। पहला है सोफ या जलीय सूजन। क्या होता है, देखिए, क्वाशियोरकर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण सोफ है। सोफ जो है ऊतकों के अंतरकोशिकीय स्थान में अत्यधिक जल द्रव का एकत्र होना सोफ कहलाता है। मतलब कि अंतरकोशिकीय में अत्यधिक जल या द्रव का एकत्र होना जो है सोफ कहलाता है। सोफ अधिकतर निचली भुजाओं में पाया जाता है। यह संपूर्ण शरीर यहाँ तक कि चेहरे पर भी हो सकता है। दूसरा है वृद्धि अवरोधन। वृद्धि अवरोधन क्या है वो देखिए, इसकी पहचान हम शरीर भार के माप से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के सामान्य स्वस्थ बच्चे के शरीर का भार लगभग 12 किलोग्राम होता है। जो स्वस्थ बच्चा होता है 2 वर्ष का, उसका वजन 12 किलोग्राम के आसपास होता है। जबकि इस आयु से ग्रस्त इस रोग से बच्चे का शरीर का भार 12 केजी का 60% यानी 7 केजी होता है। जो यह रोग से ग्रसित है वह 12 केजी का 60% ही होता है, यानी 12 केजी का आप 60% निकालिएगा तो 7 केजी से कुछ ज़्यादा, मतलब 7 केजी 200 ग्राम के आसपास होता है।
तीसरा है चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन का है कि कोई बच्चा जब आप कोई चीज़ उसको खेलने दीजिएगा तो वो उस सामान से नहीं खेलेगा, तो चिड़चिड़ापन आने लगता है उस बच्चे में। ठीक है। चौथा है त्वचा में परिवर्तन। त्वचा में क्या परिवर्तन होता है वो देखिए त्वचा मोटी तथा सख्त हो जाती है। बच्चे की त्वचा शुष्क हो जाने के कारण आसानी से छिल जाती है, जिससे कि त्वचा पर दरारें एवं घाव बन जाते हैं। पांचवा है बालों में परिवर्तन। बालों में भी परिवर्तन होता है, जिस वजह से वह गंजेपन दिखने लगता है, बालों का रंग बदल जाता है, वाइट होने लगता है। यह भी इसका एक लक्षण दिखाई देने लगता है। आइए छठा देखते हैं। देखिए छठा, चेहरे का चंद्राकार होना। मतलब चेहरा जो है चंद्राकार आकार के दिखने लगते हैं। देखिए क्वैसीओरकर से ग्रस्त बच्चे का चेहरा सूजी हुई पलकों तथा लटके हुए गालों के कारण मोटा सूजा हुआ प्रतीत होता है। इसी लक्षण को चंद्राकार मुंह भी कहते हैं। सातवां है संबंधित पोषणहीनता। बच्चे में पोषणहीनताओं जैसे विटामिन ए की कमी तथा विटामिन बी समुदाय के विटामिनों की कमी के कारण लक्षण भी प्रकट हो सकते हैं। मतलब ये जो है विटामिन ए और विटामिन बी समुदाय विटामिन B12 तक है, उसकी कमी के कारण ही यह रोग दिखाई देने लगते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न आपको लगभग 15 नंबर का पूछ सकता है। आप इसे अच्छे से देखिए ये क्वेश्चन, व्यंजन सूची बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। आप जब भोजन में व्यंजन सूची बनाते हैं आप किन किन बातों को ध्यान में रख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 8 नंबर का आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, 8 नंबर का। ठीक है, इसको अच्छे से देखिए व्यंजन सूची बनाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा। हम 7 बिंदु बताएंगे, 7 बिंदु को अच्छे से देखिए। पहला है व्यंजन लोकप्रिय हो। व्यंजन लोकप्रिय हो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी व्यंजन बना रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए वह व्यंजन लोकप्रिय हो, उनको खाने में पसंद हो, तो ही आप व्यंजन सूची लोग बना सकते हैं। दूसरा है व्यंजन आसानी से बनने वाले हो और बिना खराब हुए कुछ समय तक रखा जा सके। इसका मतलब हुआ कि व्यंजन जो है बिना खराब हुए वैसा व्यंजन बनाए जो कुछ समय के लिए चले, ऐसा नहीं कि बनाए तुरंत खत्म हो गया। ठीक है, व्यंजन सूची बनाते समय उस टाइप का ज्ञान रहना चाहिए आपको कि जो भोजन बना रहे हैं कुछ समय के लिए टिके, ताकि उसको आगे समय में भी आप खा सकें। तीसरा है व्यंजन बनाने में बचे हुए सामान का इस्तेमाल। मतलब कि जो व्यंजन बना रहे हैं उससे जो सामान बचेगा उसको कोई और व्यंजन बनाने में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चौथा है व्यंजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री आसानी से मिल सके। जो व्यंजन बना रहे हैं उसका सामान जो है मार्केट में आसानी से मिल सके, वैसा ही व्यंजन बनाना चाहिए। देखिए पाँचवा है व्यंजन ऐसा होना चाहिए जिसे 1-2 के साथ मिलाकर बेचा जा सके। मतलब ऐसा व्यंजन बनना चाहिए कि जो दूसरे के साथ भी इस्तेमाल में आ सके। छठा है छुरी कांटा चीनी मिट्टी के बर्तन की कम आवश्यकता हो। ऐसा होना चाहिए कि जो छुरी कांटा और चीनी मिट्टी के जो बर्तन है इसका उपयोग कम होना चाहिए। सातवां है व्यंजनों का मूल्य विद्यार्थी के खरीदने की क्षमता के अनुकूल हो। ऐसा होना चाहिए कि जो उसे सभी खरीद सके, कम से कम विद्यार्थी लोग तो जरूर वह व्यंजन खरीद सके। चलिए आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, कैसा लगा इसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए छोटा सा प्रश्न है, इसको भी कभी कभी ये सब भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये 2-2.5 नंबर के आसपास का आ जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कर्मचारी के चयन करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। कर्मचारी मतलब हुआ कि आप जो मेस चलाइएगा, मेस चलाते हैं तो उसमें जो कर्मचारी रखिएगा तो आप किन किन बातों का ध्यान में रख के उस कर्मचारी को अपने मेस में रखिएगा। देखिए निम्नलिखित आधार पर कर्मचारियों का चयन करना चाहिए। कि आधार क्या क्या होना चाहिए। पहला है अनुभवी तथा कुशल कम कर्मचारी, मतलब अनुभवी होना चाहिए और कुशल होना चाहिए जो आप उससे बनवा रहे हैं जो भी भोजन। दूसरा है कार्य करने की क्षमता। ऐसा नहीं है कि बीमार व्यक्ति को ले लिए उसके कार्य करने की क्षमता कुछ नहीं है, वो बनाता है बैठा हुआ ही रहता है दिन भर, ऐसा नहीं, कार्य करने की क्षमता भी अधिक होना चाहिए, यानी कि युवा पीढ़ी का होना चाहिए। तीसरा है कर्मचारी जान पहचान वाले हो।
कर्मचारी जान पहचान वाले से मतलब है कि ऐसा नहीं आप यदि किसी को रखते हैं उसको उसे नहीं जान पहचान रहे हैं तो वो होता क्या है कि वो घर चले जाएगा तो आपका मेस बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं, चलाना सब दिन है तो जान पहचान होने से उसको आप बुला भी सकते हैं समय पे। तो ये आधार मान के आप कर्मचारी का चयन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानकीकरण एवं पाश्चुरीकरण क्या कहलाता है, और काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इसको ध्यान से, मानकीकरण एवं पाश्चुरीकरण क्या कहलाता है। सबसे पहले जानते हैं मानकीकरण क्या होता है। मानकीकरण, इस प्रक्रिया में प्रत्येक दिन दूध की संरचना एक सी रखने के लिए या तो उसमें क्रीम मिलाई जाती है या थोड़ी बहुत क्रीम उसमें से निकाली जाती है। मानकीकरण का मतलब हुआ कि दूध को सही रखने के लिए या आप उससे क्रीम निकाल सकते हैं या उसमें क्रीम मिला सकते हैं ताकि कुछ दिनों तक अच्छे से चल सके। दूसरा है पाश्चुरीकरण, ये आसान होता है और यही उपयोग में हम लोग काफ़ी बार लाते हैं। देखिए पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध का एक निश्चित समय के लिए निश्चित ताप पर गर्म करते हैं जिससे उसमें विद्यमान होने की संभावना वाले रोगजनक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जिसे पाश्चुरीकरण कहता है। एक निश्चित ताप पर और निश्चित समय के लिए जब उसे उबालिएगा तो उसमें जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वह दूध कुछ समय के लिए चल सकता है। निश्चित ताप का क्या मतलब हुआ कि 63 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर दूध को 30 मिनट या 72 डिग्री सेल्सियस ताप पर 15 सेकेंड या 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर आधे सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। गर्म करने के तुरंत बाद दूध को जल्दी से 5 डिग्री सेल्सियस या इससे कम ताप पर ठंडा किया जाता है। इसी को पाश्चुरीकरण कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्या माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वप्रथम होता है। माँ के दूध की महत्ता बताते हुए स्पष्ट कीजिए। जो बच्चा को माँ का दूध जब दिया जाता है तो वह सर्वप्रथम होता है। तो यह क्यों होता है, इसके महत्व को दर्शाना है इस प्रश्न में। और ये प्रश्न आपको लगभग 6 या 7 नंबर का पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में। आइए जानते हैं इसको अच्छे से। देखिए, शिशु को देने वाला पहला भोजन माँ का दूध ही होता है। शिशु को जो पहला भोजन दिया जाता है वह माँ का दूध ही होता है। इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। शुरू के कुछ महीनों तक शिशु को सिर्फ माँ का दूध ही दिया जाता है, इसलिए माँ का दूध शिशु के लिए सर्वप्रथम होता है। जो पहले दिया जाता है उसी को सर्वप्रथम कहते हैं और शिशु को सबसे पहले माँ का दूध ही दिया जाता है जिसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। देखिए आगे, देखिए प्रसव के पहले 3 या 4 दिन तक स्तन से गाढ़ा चिपचिपा पीला तरल स्रावित होता है। मतलब पहले 3 दिन जो है माँ के दूध में पीला या चिपचिपा गाढ़ा करके निकलता है, उसे नवदूध कहते हैं। यह शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। जीवन रक्षक, भ्रूण रोग प्रतिकारक तथा श्वेत रक्त कणिका की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। आई समझ लिए वो प्रश्न। आइए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, सालापुर बच्चों के आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना करिए। सालापुर का जो एज होता है 2 से 6 वर्ष का होता है। इस टाइम में जो बच्चे को आहार दिया जाता है उससे प्रभावित होने वाले कारकों का विवेचना या चर्चा करना है। और यह प्रश्न आपको लगभग 6 या 7 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। देखिए, आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। पहला क्या क्या है हम पॉइंट में बताते जाएंगे, जो समझाने वाला वो समझा देंगे। देखिए, बच्चे के आयु के अनुसार ही बच्चे का आहार नियोजन करना चाहिए। दूसरा है भोजन में सारे पोषक तत्व जैसे ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, वसा आदि हो। तीसरा है आहार में 3 खाद्य पदार्थ का समावेश हो। चौथा है आहार पद्धति सटीक हो। पांचवा है आहार कम मात्रा में हो मगर टाइम पे 2-3 बार 2 या 6 बार देना चाहिए। छठा है आहार बच्चों की रुचि के अनुसार हो। जो बच्चा खाता है उसी की रुचि के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप करेला का दे दिए सब्जी तो बच्चा नहीं खा रहा है, तो अब जो बच्चा खाता है उसी की रुचि के अनुसार आहार बनाना चाहिए। चलिए यहाँ देख लिए प्रश्न, एक प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण में शामिल एजेंसियों पर
टिप्पणी लिखिए। उपभोक्ता संरक्षण क्या हुआ कि आप खाद्य पदार्थ में किस टाइप से आप कोई भी कंपनी खाद्य पदार्थ बनाती है तो उनको लगाम लगाने के लिए सरकार एक संस्था चलाती है। उन सभी चीज़ों को जानकारी इस वीडियो में मतलब इस प्रश्न में आपको देना है। चलिए, अभी तक कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, आइए जानते हैं इसको। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण में शामिल एजेंसियां दो प्रकार की होती है। पहला है सरकारी संस्थाएं, दूसरा है स्वयंसेवी संस्थाएं। एक सरकारी संस्थाएं होते हैं जो सरकार डायरेक्ट नियंत्रण करती है, दूसरा है स्वयंसेवी संस्थाएं। आइए सबसे पहले जानते हैं सरकारी संस्थाएं क्या करती है उपभोक्ता संरक्षण नियम पे। देखिए, सरकारी संस्थाएं केंद्रीय या राज्य सरकार के PFA विभाग के माध्यम से अपनी नियम लागू करती है। PFA क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट इरोजेशन। ठीक है, यह एक्ट 1954 में पास हुआ था तथा 1955 में कानून बना। उपभोक्ता संरक्षण जैसे खाद्य सामग्री की क्वालिटी की देखरेख करती है। PFA को जो गठित किया गया सरकारी संस्था, ये क्या करती है? जो सामान बाजार में उतारती है कंपनी तो उसके क्वालिटी की देखभाल करती है। दूसरा देखिए, स्वयंसेवी संस्था क्या होता है? स्वयंसेवी संस्थाएं उपभोक्ताओं को मिलावट खाद्य पदार्थ से बचाने के लिए सतर्क करती है और शिक्षा प्रदान करती है। जो मिलावट होती है उसमें स्वयंसेवी संस्थाएं मिलके उस चीज़ को ख़त्म करने का कोशिश करता है और शिक्षा प्रदान करती है उस वस्तु के बारे में। चलिए, यहीं तक रहने देते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।